नीड्स क्लैरिटी। तो आज हम फिजिक्स का जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बेसिकली नेम से ही क्लियर है कि ये क्या एक फोर्स है जिसके साथ हम डेली लाइफ में डील करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है ना, इसको फोकस करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये दो पार्ट से बना हुआ है। तो ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड टू द चार्जेस। तो ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू द चार्जेस। और स्टैटिक का जो मतलब होता है दैट मीन्स जो रेस्ट पे होती है कोई चीज उसको हम बोल देते हैं कि दैट इज एट स्टैटिक पोजीशन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो है ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो चार्जेस है दैट आर एट रेस्ट। तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ। अब इतनी बात तो क्लियर है कि चार्जेस रेस्ट पे हैं, उनके ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमें हेल्प करता है कि जो दो चार्जेस हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है दैट इज़ Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे है दैट इज़ Q2। दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? लेट्स से R। अब कूलम्स लॉ कहता है, इनकी स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि जो फोर्स लगती है चार्जेस के बीच में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो अगर हम इन दो फैक्टर्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल रिलेशन क्या बनेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रही है, उनके प्रोडक्ट के, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली वेरी कर रही है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है दैट इज के। अब ये k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली यहाँ पे k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये फोर्स का एक्सप्रेशन है, इस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं दो चार्जेस के बीच में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फिल करनी है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड जो होंगे उनका प्रोडक्ट हो जाएगा दैट इज Q1 Q2, और डिस्टेंस जो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में वैल्यू फिल कर देंगे, फोर्स हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है ये k क्या है? k जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 तो समझ में आ गया कांस्टेंट है, पाई भी हमें पता है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? तो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, कि जिस मीडियम में चार्जेस प्रेजेंट है ये उसके ऊपर k की वैल्यू डिपेंड करती है। अभी जो मैं चार्जेस लेके चल रही हूँ कि मेरे पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये चार्जेस कहाँ पे बढ़े हैं? फ्री स्पेस में बढ़े हैं। तो फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी की वैल्यू यहाँ पे हम फिल कर देंगे, k की वैल्यू निकल आएगी और उससे हमारा फोर्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो फोर्स का रिलेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल रिलेशन, राइट। अब हम इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी सीख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोर्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है
कि ये जो फोर्स होती है दैट इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, अब ये प्रॉपर्टी में एक न्यू वर्ड ऐड हो गया दैट ये क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन initial and final position. It does not depend on path followed. कि अगर मान लो आप किसी फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे हो, उस फोर्स का वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस पाथ के अलोंग जाके ये काम कर रहे हो। इस फोर्स की वजह से वो वर्क डन जो होगा फोर्स का वो डिपेंड करता है कि आपका जो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन। ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी दैट इज कि ये जो फोर्स होती है दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। अब इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स या फिर टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स देख रहे हैं ना हम, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कूलम्स लॉ से हमने फोर्स का मैथमेटिकल रिलेशन तो देख लिया, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना यहाँ पे। कूलम्स लॉ ने मैग्नीट्यूड के लिए हमें ये रिलेशन बता दिया मैथमेटिकल फॉर्म में। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है तो मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन कैसे देखनी है वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये जो फोर्स होती है ये एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जैसे मान लो ये फर्स्ट चार्ज है Q1, ये सेकेंड चार्ज है Q2, और इन दोनों को मैंने इस लाइन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे कि ये जो Q1 चार्ज है ये Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। ये चार्जेस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, लाइन जिस लाइन से चार्जेस को मैंने ज्वाइन किया है इसी लाइन के अलोंग ये जो फोर्स है वो एक्ट करती है, ठीक है। कि जैसे मान लो Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई इस तरफ, तो ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ गई कि चार्ज 2 पे लग रही है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और जो सेकंड चार्ज है वो फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, दैट मीन्स उस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ गई। तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि ये जो फोर्स होती है दैट एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो फोर्स होती है ना ये अट्रैक्टिव भी होती है रिपल्सिव भी होती है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अब मैंने तो एरोज बाहर की तरफ ड्रॉ कर दिए, ठीक है, कि ये जो सेकेंड चार्ज पे फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है, फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है। मेरे को कैसे पता चला, तो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ चार्जेस कैसा है, ठीक है, कि ये जो चार्जेस का नेचर है वो कैसा है। तो थर्ड प्रॉपर्टी पहले सीखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। इसका नेचर अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो फर्स्ट चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा चार्ज मेरे पास है वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये रिपल्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी।
तो ये जो फर्स्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स देगा। तो रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या है, दूर की दूसरी तरफ फोर्स लगाया ना कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगी, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, इसको दूर भगाएगा। तो ये जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लग जाएगी। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इस तरफ लग रही है। अब सेकेंड चार्ज भी पॉजिटिव है, सेकेंड चार्ज पॉजिटिव है, वो फर्स्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल्शन देगा, क्योंकि वो भी तो पॉजिटिव है। तो ये Q2 चार्ज Q1 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी यहाँ पे, इट इज जस्ट लाइक दिस, दूर जाना है ना, रिपेल करना है तो इस तरफ करेगा, फोर्स इस तरफ लगाएगा चार्ज। तो ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो हमें डायरेक्शन कैसे पता चल रही है, एक तो चार्जेस का नेचर पता होना चाहिए, फिर डायरेक्शन हम इजीली जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज Q1 चार्ज मैं ले लेती हूँ कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये जो Q2 चार्ज है दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इन दोनों को मैंने किसी लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि जो फोर्स है दैट एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q1 जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, Q2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो Q1 जो है वो Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये Q1 चार्ज Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स आ गई दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। और अब जब सेकेंड चार्ज है वो भी क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो सेकेंड चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, फर्स्ट चार्ज नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो सेकेंड चार्ज है ये फर्स्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स इस तरफ लगेगी। तो ये फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे। कैसे देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में डील करूँ, मैं सेकेंड डायग्राम में डील कर रही हूँ, ये सेकेंड डायग्राम जो मैंने बनाई है यहाँ पे बी डायग्राम दे देती हूँ ना, बी, ठीक है। जो बी डायग्राम है उसमें अगर हम ध्यान से देखें, पहले फर्स्ट चार्ज ने सेकेंड पे फोर्स लगाया दैट इज F21, फिर ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज एक्शन। अब एक्शन हो गया तो रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो Q2 चार्ज है सेकेंड चार्ज, वो फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है दैट इज F12। तो ये क्या मिल गया, रिएक्शन मिल गया। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है। तो F12 वेक्टर माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो हमारी फोर्स होती है ये कैसी फोर्स होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करने का मतलब क्या है कि इसके अगर रिलेशन से देखें तो फोर्स क्या आ रही थी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये इनवर्सली वेरी कर रही है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो ऐसी फोर्सेस जो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ वेरी करती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर फोर्स। या फिर बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, ठीक है। तो ये है इस फोर्स की प्रॉपर्टीज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब बात आती है कि इसकी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में अगर समझें, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन कहाँ पे देखने को मिल सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, बेसिकली एप्लीकेशंस जैसे हमारे पास हो गई, हमारे पास फोटो कॉपीज जो हम करवाते हैं, फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं, है ना। तो
कैसे हम ओरिजिनल नोट्स, जैसे मैंने नोट्स प्रिंट आउट लेने हैं, नोट्स फोटोकॉपी करवाने हैं, तो मेरे ओरिजिनल नोट्स फोटोकॉपी हो जाएंगे। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। और प्रिंटर्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही अवेलेबल है, तभी तो प्रिंट हो रहा है हमारा डाटा पेपर पे सारा, ठीक है। और क्या एप्लीकेशन है, दैट इज हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, ठीक है, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए। तो ड्रायर में जब हम क्लोथ्स को ड्राई करते हैं, ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो वो जो क्लोथ्स होते हैं एक दूसरे के साथ क्लिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उनकी क्लिंगिंग किसकी वजह से होती है, क्योंकि वो घूम रहे हैं, उनकी रबिंग होती है क्लोथ्स की आपस में। जब वो ड्राई होते हैं, ड्रायर में होते हैं क्लोथ्स, तो उनकी रबिंग होती है। तो रबिंग की वजह से इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है क्लोथ्स के बीच में, और वो एक दूसरे के साथ क्लिंग हो जाते हैं, फंस जाते हैं एक दूसरे के साथ ड्रायर में, ठीक है। डेली लाइफ एप्लीकेशन है वॉशिंग मशीन की, ड्रायर्स में ये फोर्स लग रही है क्लोथ्स पे, इन ड्रायर्स कि जो क्लोथ्स आपस में क्लिंग हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कह लो कि चिपक भी नहीं मैं बोल सकती, एक दूसरे के साथ फंसे होते हैं जब हम ड्रायर से कपड़े बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम डेली लाइफ एप्लीकेशंस, और भी बहुत है, जैसे लाइटनिंग हो गई, जब स्टॉर्म होती है, ड्यूरिंग द स्टॉर्म लाइटनिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है लाइटनिंग के लिए, राइट। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Thank you very much. Stay tuned with me for the further informative knowledge regarding the different concepts of the physics.